सो गाइस, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से आप लोग एक बेसिक रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। रिएक्ट जेएस की इस प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर से एक्सेस कर लेना क्योंकि सारे वीडियोस इसी में डलेंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए कि आप लोग रिएक्ट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना खाएं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट को रिफ्रेश करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लूँगा और इसका नाम रख दूंगा जेएस रिफ्रेशर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर। अब मैं क्या करूंगा कि इसको कोड में खोल लूंगा, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लूंगा और आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा कि यार इतनी जावास्क्रिप्ट बता दूं कि आप लोगों को दिक्कत कभी भी ना आए जब आप रिएक्ट सीखें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाऊंगा और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाकर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क मार के बॉयलर प्लेट कोड लगाऊंगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखकर जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप लोग लेट ए इज इक्वल टू 34 लिखते हैं और कंसोल डॉट लॉग ए लिखते हैं, तब क्या होता है कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में आप लोगों के पास प्रिंट हो जाएगा क्या 34। तो मैं एक काम करता हूँ, आई एम लर्निंग जेएस लिख देता हूँ यहाँ पर। और मैं क्या करूँगा कि ये जो एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करवाई थी, याद हो अगर आपको तो, लाइव सर्वर नाम की। लाइव सर्वर अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करी तो यार क्यों नहीं करी, अगर नहीं करी तो कर लो। ठीक है, तो राइट क्लिक करके आप जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करोगे ये जो पेज है वो लाइव खुल जाएगा। आई एम लर्निंग जेएस यहाँ पर देखो लिख कर आ गया है। अब मैं यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करूँ और कंसोल आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो 34 प्रिंट होकर आ गया क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग करके 34 को प्रिंट किया था। जावास्क्रिप्ट को मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में जल्दी से बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज ऑफ द वेब है। इसको बनाया गया था वेब को पावर करने के लिए, यानी कि वेब में जो क्लाइंट साइट प्रोग्रामिंग होती है उसको करने के लिए जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था। लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुई, नोड जेएस आया, यानी कि हम लोगों ने ये सोचा कि यार जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में तो बहुत बढ़िया चल रही है, तो इसको ब्राउजर से बाहर निकालो यार, इसको सिर्फ ब्राउजर तक सीमित मत रखो, ये ब्राउजर से भी आगे इसको निकालो, इस छोटे से कुएं से निकालो, ब्राउजर नामक कुएं से इसको निकालो और इसको दुनिया दिखाओ, इसको नोड जेएस दिखाओ, इससे प्रोग्रामिंग करो, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करो, सब कुछ करो। नोड जेएस आया, एक्सप्रेस आई, रिएक्ट आया, एंगुलर आई और अभी पता नहीं आगे भी पता नहीं क्या क्या आएगा। कुल मिला के बात यह है कि स्टार्ट हुई थी बहुत बेसिक चीज़ से, बट आगे बढ़ते बढ़ते ये बहुत आगे इवॉल्व हो चुकी है और आज की तारीख में जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर है। ठीक है, एक किसी भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बना सकते हैं, आप फंक्शंस बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत ही, मैं इस वीडियो को शॉर्ट भी रखना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो को अननेसेसरीली लॉन्ग नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को एक अच्छा रिफ्रेशर मिल जाए। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो कि शायद आपको रिएक्ट सीखते वक्त परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसोल डॉट लॉग ए कर दिया मैंने, तो ए प्रिंट हो गया। अब ये वेरिएबल जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता था, तो मैं अगर दिस इज़ मी लिखूँ कुछ इस तरह से तो ये ए अभी एक स्ट्रिंग हो गया है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो लेट ए इज इक्वल टू, मैंने ये लिखा तो ये स्ट्रिंग हो गया है और यहाँ पर देखो ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग बहुत सारे वेरिएबल्स को बना सकते हो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने देख लिया, इसका सिंटैक्स देख लिया, जावास्क्रिप्ट में हमने कमेंट्स देख लिए। ठीक है, अब देखो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के तीन तरीके होते हैं, एक तो होता है वैर, एक होता है लेट, एक होता है कॉन्स्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा वैर कीवर्ड की। वैर कीवर्ड क्या करता है, लेट जो है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, यानी कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में टू बी वेरी प्रिसाइज ES6 से आना स्टार्ट हुआ था जो लेट कीवर्ड है। और ES6 के बाद जितने भी मॉडर्न फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट में वो बहुत ही कूल हैं, तो आप लोग हमेशा लेट ही यूज़ करो, वैर यूज़ मत करो। एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस दिखाऊंगा लेट और वैर में। अगर आप ये करते हो जिस तरह से, यानी कि आपने कहा लेट ए इज इक्वल टू 34, वापस से आपने लेट ए इज इक्वल टू कुछ लिख दिया तो आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो एरर क्या है कि आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। लेकिन अगर यही काम हम लोग वैर से करते तो ये एरर हमें देखने को नहीं मिलता। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ, नो एरर्स देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल में हमने एक ही वेरिएबल को दो बार डिफाइन कर दिया विच इज़ नॉट राइट। तो ES6 मानता है कि एरर आना चाहिए, इसलिए लेट कीवर्ड को डिफाइन किया गया। इसी के साथ साथ एक कॉन्स्ट कीवर्ड को भी डिफाइन किया गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 45 लिखता हूँ और फिर ए इज इक्वल टू मान लो 4554 कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों लाइंस को मैं ज़रा हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा कि ये एक, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते, एक एरर मिलेगा अगर कोशिश भी करोगे चेंज करने की। तो ये कह रहा है कि यार असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये लेट कॉन्स्ट में डिफरेंस हो गया। इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक एक करके आप लोग को इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, मुझे मालूम है कि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं बताने लग गया तो, बट प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड आप लोग कर सकते हैं। अगर आप कंसोल डॉट लॉग ए करोगे तो यहाँ पर 4559 आएगा, सॉरी 4558 आएगा क्योंकि ये प्लस ये 4558 होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं कंसोल को खोल देता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर मैंने असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल किया हुआ था, तो मैं इसको लेट कर देता हूँ वापस से, क्योंकि कंट्रोल डी और इसके बाद लेट और इसको कमेंट आउट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4558 आ जाएगा, जैसे कि आप लोग
देख सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और बताऊं, जब भी आप जावास्क्रिप्ट कंसोल यूज़ कर रहे हो अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पर आप ये देख लेना कि सारी चीज़ें आपने प्रॉपर सेलेक्ट कर रखी हैं कि नहीं कर रखी हैं। कभी कभी आप एरर्स वाला पैनल सेलेक्ट करते हो और आप सोचते हो कि यार मैसेज क्यों नहीं आया, और उसी के साथ साथ फिल्टर भी देख लेना, कोई फिल्टर ऐसा ना लगा हो जिसकी वजह से आपको आपका मैसेज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। प्राइमरली हमारे पास नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं और बुलियंस होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जल्दी से लिख देता हूँ इन सब बातों को। नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, बूलियंस, ठीक है, और उसी के साथ साथ स्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट, और उसी के साथ साथ आपके पास अनडिफाइंड होता है और एक होता है नल। ठीक है, तो ये प्राइमरीली हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, नंबर आपको मालूम है, अगर कोई भी नंबर है आप उसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ स्ट्रिंग है, अगर कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बूलियंस ट्रू या फॉल्स हो सकता है। मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमारे कोड को हैम्पर ना करे। ट्रू और फॉल्स, ट्रू मतलब सच, फॉल्स मतलब झूठ। ठीक है, आप इफ एल्स के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फंक्शंस आते हैं हमारे पास, फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ हेलो, और मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, और मैं मान लो इस फंक्शन के अंदर console.log हे हैरी लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये हेलो फंक्शन मैंने जो है डिफाइन कर दिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर हेलो लिखूंगा इस तरह से, तो हे हैरी लिख कर आ गया। ठीक है, तो हे हैरी यहाँ पर कंसोल में लिख कर आ गया, क्योंकि इस फंक्शन की परिभाषा कुछ ये कहती थी कि कंसोल पे हे हैरी प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। मान लो मैं कहता हूँ लेट ए इज इक्वल टू, तो मैं की वैल्यू पेयर्स दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि R34M लेट अस से 64, और मैं अगर console.log a करूँ, मैं यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से कर दूँ, ये कह रहा है ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मैं ए को दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकता, मैं obj कर देता हूँ। ठीक है, obj ऑब्जा, ठीक है, ऑब्जा बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं अगर आर को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं ऑब्जा डॉट आर कर सकता हूँ, और अगर मैं एम को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं ऑब्जा डॉट एम कर सकता हूँ, और ये वैल्यू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली एक डिक्शनरी की तरह है। अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो शायद आपको पता हो पाइथन में डिक्शनरीज होती है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो यह जो नॉर्मल हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है बिल्कुल उसकी तरह ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर फंक्शंस भी हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल। मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ फंक्शन, और मैं इसको फंक्शन, अब ये यहाँ पर देखो मेरे पास स्निपेट्स आ रहे हैं, तो मैं स्निपेट को वो कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा मान लो माई फंक, ठीक है, और पैरामीटर्स मान लो ये ले रहा है नंबर। ठीक है, और मैं console.log नंबर कर रहा हूँ, और उसी के साथ साथ मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ दी नंबर इज़, और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा हूँ किससे, नंबर से। ठीक है, तो जो भी नंबर मैं यहाँ पर पास करूँगा द नंबर इज में ये चीज़ ऐड होके आ जाएगी। तो जब भी मैं स्ट्रिंग में नंबर ऐड करूँगा तो ये एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो भी मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि ऑब्जा को अगर मैं प्रिंट करूँ तो एक फंक्शन भी है, तो मैं ऑब्जा डॉट फंक लिख कर इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। मान लो मैंने ऑब्जा डॉट फंक 45 किया, मैं इस तरह से इस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ, द नंबर इज़ 45 मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके फंक्शंस काम करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने अगर माउस को लेकर गए आप अंदर किसी भी लेट अस से एक नैव बार के अंदर लेकर गए, तब क्या होगा, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, मैं इसको ज़रा H1 बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से छोड़ना ठीक नहीं है, मैं इसको H1 बना देता हूँ ताकि एक हेडिंग हो जाए। तो आई एम लर्निंग JS एक हेडिंग है। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा माउस इसके अंदर जाए तो एक इवेंट फायर हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इवेंट को लिसन कर सकता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई भी क्लिक करे तो एक अलर्ट आए, तो मैं उस इवेंट को लिसन कर सकता हूँ, और मैं डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो भी मैं जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोग को ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे तो यार बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ऐड इवेंट लिसनर, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। क्लिक एक इवेंट होता है। अब देखो ये बहुत सारे मेरे पास इवेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही क्लिक किया जाए तब मैं एक फंक्शन रन करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा क्लिक, और वो क्या करेगा, वो console.log करेगा और वो करेगा क्लिक्ड। ठीक है, आप अलर्ट भी यहाँ पर शो कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट भी होता है। अगर आप लिखोगे अलर्ट हेलो तो एक अलर्ट आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके अंदर तो क्या होगा, क्लिक लिख कर आएगा और हेलो अलर्ट हो गया। तो अलर्ट से इस तरह का बॉक्स आता है कि आपकी वेबसाइट का URL आता है, फिर सेज लिख कर आता है, फिर उसके बाद हेलो या जो भी मैसेज आपने अलर्ट के अंदर डाला है वो लिख कर आता है। इसी के साथ साथ एक कन्फर्म भी होता है हमारे पास। कन्फर्म क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। अगर मान लो ये अलर्ट की जगह मैं कन्फर्म लिखता और मैं यहाँ पर लिखता आर यू श्योर, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट
कॉन्फ इज इक्वल टू ये चीज़, ठीक है, कन्फर्म आर यू श्योर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल पे प्रिंट कर दूंगा कॉन्फ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ इससे क्या होता है। जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, अब आर यू श्योर ये मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर। अगर मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, बट एट द सेम टाइम अगर मैंने कैंसिल पर क्लिक किया होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो इससे क्या होता है कि कभी भी आपको यूज़र से पूछना है कि यार आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, आप कन्फर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, और कन्फर्म का इस्तेमाल करके आप ये बोल सकते हो, एक लॉजिक यहाँ पर बेसिकली लिख सकते हो इफ एल्स के अंदर डालकर कि यार अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर यूज़र ने ओके पर क्लिक किया तब कुछ और करो, और अगर उसने कैंसिल किया तो आप मत करो। कन्फर्म बॉक्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को डिलीट करते वक्त। अगर कोई भी चीज़ आप डिलीट करना चाहते हो तो आर यू श्योर का एक बॉक्स दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो बॉक्स है ये बहुत ही ओल्ड स्कूल सा लगता है, तो वो अपना कस्टम लॉजिक डिज़ाइन करते हैं और अपनी कस्टम मोडाल डिफाइन करते हैं आर यू श्योर वाली। बट कभी कभी यार क्या होता है ना कि मान लो मैं किसी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया उस प्रोजेक्ट के लिए और मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, और वो बंदा मुझसे बोल रहा है कि यार कुछ ऐसा डालो कि एक वार्निंग दो, तो मैं कंफर्म डाल के छुट्टी कर देता हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बहुत अच्छा डिलीवर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार वो वेबसाइट अच्छी लगे, तो मैं कस्टम जावास्क्रिप्ट लॉजिक से बॉक्स बनाता हूँ और उसको शो करता हूँ। पहले HTML से बॉक्स बनाऊंगा और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट का लॉजिक यूज़ करके उसको शो या हाइड करूँगा। तो ये एक बहुत ही क्विक वे होता है अगर आप यूज़र का इनपुट लेना चाहते हैं कि क्या वो श्योर है किसी एक्शन को करने के लिए या नहीं, ठीक है। तो कन्फर्म का आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप इंटरनेट पर जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड सर्च कर सकते हो, या फिर मेरा जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है उसमें वो वाला वीडियो देख सकते हो। कुछ मेथड्स हैं स्लाइस, उसी के साथ साथ अगर आप सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हो तो सब str है, फिर उसके बाद स्टार्ट्स विद है, लास्ट इंडेक्स ऑफ है, इंडेक्स ऑफ है, एंड्स विद है। यही सारे मेथड्स हैं जो कि अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग भूल जाओगे, आपको याद नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है, मान लो कि मैं सब स्ट्रिंग कैसे बनाऊँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं हमेशा गूगल पर जा सकता हूँ और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हाउ टू गेट अ सब स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और ये कानूनन अपराध नहीं है, आप गूगल कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जावास्क्रिप्ट में अगर सब स्ट्रिंग आप लोग भूल जाते हो तो ये एक बहुत बड़ा पाप नहीं है। इनफैक्ट ये पाप ही नहीं है यार, ठीक है। आप भूल सकते हो, मैं ही भूल जाता हूँ इतनी सारी लैंग्वेजेस के साथ, इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद कभी कभी दिमाग में वो चीज़ नहीं रह पाती है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है एक जावास्क्रिप्ट के अंदर, हो सकता है कि वो आप लोग को याद ना आए, लेकिन आप लोग को ये बात याद रहे कि यार हाँ एक मेथड था जो कि मुझे बता देता था कि लास्ट इंडेक्स कौन सी है किसी भी एरे में या फिर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग की, मतलब जो भी सर्च करना है आपको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये है। इसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में नंबर के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं टू स्ट्रिंग की बात करूँ तो आप डॉट टू स्ट्रिंग करके एक नंबर को स्ट्रिंग में बदल सकते हो, एक्सपोनेंशियल में बदल सकते हो। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, टू प्रिसीजन होता है, वैल्यू ऑफ होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबको आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो मैंने बोले उससे कई ज़्यादा मेथड्स होते हैं, तो आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको आते जाएंगे। इसके बाद एरेज जावास्क्रिप्ट में बनाए जाते हैं। एरेज को बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हो लेट ARR इज इक्वल टू, और मान लो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से एरे बना दिया, तो ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे नंबर्स आप इसमें डाल सकते हो। आप नंबर और स्ट्रिंग्स को मिक्स करके भी डाल सकते हो। फिर एरे के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप यहाँ पर एक एरे को आइटरेट कर सकते हो। वो एरे के लिए एक मेथड होता है एरे डॉट फॉर ईच, जिसकी सहायता से आप इसको आइटरेट कर सकते हो। बहुत काम का मेथड होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं। फिर इसी के साथ साथ एक मैप करके मेथड होता है। फिर उसी के साथ साथ आप रिवर्स कर सकते हो डायरेक्टली एरे को डॉट रिवर्स यूज़ करके। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कस्टम लॉजिक लिखते हैं एक एरे को रिवर्स करने के लिए, विच इज़ नॉट गुड यार। कोई चीज़ आपको अगर मिल रही है ऑलरेडी बिल्ट इन, वाई वुड यू वांट टू राइट द कस्टम लॉजिक यार, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जो जो चीज़ आपको मिल रही है वो चीज़ आप लोग लेते जाएं। इसके बाद डेट्स का कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। आप डेट जो है कहीं से भी आप लोग न्यू डेट करके और डेट के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर इसके बाद जो फॉर लूप्स वाइल लूप्स होते हैं वो तो अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी आपको आते होंगे। अब यहाँ पर देखो फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, आप किसी भी एरे को आइटरेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंटेक्स जो है स्निपेट की सहायता से लिख दिया। आप यहाँ पर लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। 0 से लेके एरे की लेंथ -1 तक जाएगी इंडेक्स, और पूरे एरे को आइटरेट कर दिया जाएगा। आप एलिमेंट इज इक्वल टू एरे इंडेक्स करके उस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर फॉर लूप के अंदर कुछ भी कर सकते हो। अब मान लो कि मुझे ARR डॉट फॉर ईच करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर अगर ये फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करूँ तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा कि मैं एक ऐसा
यहाँ पर मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे इस एरे के सारे एलिमेंट को दे देगा एक छोटे सिंटेक्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सिंटेक्स है और बढ़िया सिंटेक्स है। बट एक बात बता दूँ आप लोगों को, ये जो फंक्शन है एरो फंक्शन, इसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे नॉर्मल फंक्शन से जो कि हम जावास्क्रिप्ट में जिसके बारे में अभी तक हमने देखा। ये वाला जो फंक्शन था जो कि हमने फंक्शन कीवर्ड की सहायता से लिखा था, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और एरो फंक्शन में, वो डिफरेंस समझेंगे। और उसी के साथ साथ वाइल लूप और स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस, वो सारी चीज़ें जो है आपको देखनी है, आप उसको ज़रूर देख लेना। कंडीशनल्स में इफ एल्स आप लोग देख लेना, बहुत बेसिक चीज़ है। ब्रेक कंटिन्यू देख लेना, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर जल्दी से मैं डिफरेंस बता देता हूँ आप लोगों को नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शंस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फंक लिखा हुआ है obj और इसके अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हैं, उनमें से एक पेयर हमारा फंक्शन में। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ यार, चीज़ों को ना थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको बाहर ले आता हूँ। जितने भी कंसोल लॉग्स लगे हुए हैं इनको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। मैं इन सबको हटा लेता हूँ जितने भी कंसोल लॉग्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो फंक्शन माई फंक नंबर मैंने जो इस तरह से लिखा हुआ है, मैं इस फंक्शन को यहाँ पर लेकर आऊँगा। और अब मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा स्ट्रिक्ट मोड के बारे में। स्ट्रिक्ट मोड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट लिख दोगे तो क्या होगा कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो स्ट्रिक्ट मोड में एग्जीक्यूट होगी। स्ट्रिक्ट मोड बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर देता है आपकी जावास्क्रिप्ट कोड में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट ना करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ d=98, तो ये चल जाएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं आई मुझे d=98 लिखने पर। बट अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड को इनेबल कर देता हूँ तब क्या होगा कि d=98 आप नहीं लिख सकते, कह रहा है d इज़ नॉट डिफाइंड, आपको लेट d=98 लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा तमीज़ से कोड लिखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिक्ट मोड को इनेबल करना कभी कभी अच्छा इसलिए होता है कि ताकि आप इंश्योर कर सकें बिफोर हैंड कि कोई बग ना आए। हो सकता है कि आपने इस तरह का कोई काम किया हो और जावास्क्रिप्ट ने आपको अलाउ कर दिया हो और उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसलिए रिएक्ट जब भी आप यूज़ करोगे तो स्ट्रिक्ट मोड ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर इज दिस, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ तो देखो इस वाले फंक्शन के अंदर जो दिस है वो क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। यानी कि मैं दिस करके विंडो ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। अब दिस क्या होता है, अगर मैं बाहर console.log दिस कर दूँ तब क्या होगा, तो दिस मुझे मिल जाएगा विंडो ऑब्जेक्ट, यानी कि आप लोग देखो यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया, ठीक है। अब अगर किसी भी फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ इस बात को, यानी कि मैं अगर किसी फंक्शन के अंदर आता हूँ और किसी फंक्शन के अंदर आकर मैं लिख रहा हूँ दिस, यानी कि दिस को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मुझे अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो। बट व्हाट विल हैपन अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मैं कुछ इस तरह से एरो फंक्शन का सिंटेक्स यूज़ करूँ तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ और एरो फंक्शन के सिंटेक्स को यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा, लेट नंबर इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। तो मैंने लिखा लेट नंबर इज इक्वल टू दिस, यानी कि एक एरो फंक्शन। और मैंने क्या किया, सॉरी मुझे माई फंक लिखना था और नंबर को यार यहीं पर लिखना था नंबर, ठीक है। तो लेट माई फंक इज इक्वल टू, मैंने ये कुछ इस तरह से लिख दिया और माई फंक को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि इस बार आप लोगों को जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया है तो दिस अनडिफाइंड नहीं होगा। नॉर्मल फंक्शन में दिस अनडिफाइंड होगा, एरो फंक्शन में दिस आपका जो बाहर का जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफर करेगा। यानी कि अगर मैं इस पूरी चीज़ को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ माई लेट MOBJ इज इक्वल टू, मैं कुछ इस तरह से कर दूं और मैं कुछ ऐसे कर दूं, मान लो मैं यहाँ पर जो माई फंक है उसको मैं एक एरो फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं अगर इस तरह से कर दूं इसको और ये जो मेरा एरो फंक्शन है कुछ इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक है और उसी के साथ साथ यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो MOBJ है वो है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं MOBJ.myFunc करूँगा, MOBJ.myFunc करूँगा, तब आप लोग को देखने को मिलेगा जो दिस होगा वो क्या है। तो दिस यहाँ पर क्या है, वो एक विंडो ऑब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस चीज़ को समराइज करूँ तो आप लोग इस फंक्शन को देख सकते हो। अगर मैं MOBJ.myFunc यहाँ पर करूँगा और इसको सेव करूँ, आप लोग यहाँ पर देखो मैं MOBJ. इसको सेव करूँ तो ये द नंबर इज़ विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये है कि अगर मैं यहाँ पर A और दिस लिख दूँ और मैं MOBJ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log MOBJ.a, तो जो मुझे यहाँ पर ये वाला दिस देखने को मिलेगा वही मुझे ये वाला दिस देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाऊँ अगर, तो कह रहा है MOBJ इज़ नॉट डिफाइंड, व्हाट इज़ रॉन्ग, ओके MOBJ नॉट MBOJ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि जो विंडो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा था वही विंडो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुल मिलाकर ये बात है, ठीक है। बट अगर मैं इसको एक नॉर्मल फंक्शन से रिप्लेस कर देता हूँ तो वो अपना दिस बाइंड करता है, वो कहता है यार मेरा जो दिस है वो मेरा दिस है।
तो मेरा दिस जो है वो मैं अपना बाइंड करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ दिस लिखूंगा तो ये दिस क्या होगा, ये MOBJ वाला ऑब्जेक्ट होगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देखो ये MOBJ वाला ऑब्जेक्ट है, ए है इसमें और माई फंक है। तो अगर आप नॉर्मल फंक्शन यूज़ करते हो तो बिहेवियर ये है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा दिस ये वाला ऑब्जेक्ट, बट आप एरो फंक्शन यूज़ करते हो तो दिस आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी जो यहाँ पर दिस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये बिहेवियर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजिंग लग सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं आप लोगों को बस ये बताऊंगा कि यार ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। आप बिल्कुल भी इसको रटने की कोशिश मत करना और बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा मत रुकना। अगर आपको समझ में नहीं आती है बाय एनी चांस थोड़ा सा आगे बढ़ना स्किप करके, और डेफिनेटली फ्यूचर में समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करना चाहूँगा प्रोमिसेस को समझाने से पहले कॉल बैक्स की। कॉल बैक कुल मिला के क्या होता है, कॉल बैक एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि तब इन्वोक होता है जब एक काम ऑलरेडी हो गया। जैसे मैं अगर आप लोगों को सेट टाइम आउट की बात करूँ तो सेट टाइम आउट क्या कर रहा है, एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। ये देखो जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है अभी यहाँ पर, ये कॉल बैक फंक्शन है। तो अगर मैं इसके अंदर console.log लिख दूँ ये, तो क्या होगा कि इतने मिली सेकेंड्स के बाद, यानी कि 1 मिली सेकेंड के बाद, मैं इनफैक्ट इसको 3 कर देता हूँ, 3 मिली सेकेंड के बाद ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। और उसी के साथ साथ क्या होगा, नीचे जो भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैं नीचे वाली स्क्रिप्ट हूँ, ठीक है, तो नीचे जो भी स्क्रिप्ट लिखी है वो चलती रहेगी और 3 सेकेंड के बाद ये प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। मैं आप लोग को इसका डेमो दिखाता हूँ, मैं रिलोड करता हूँ इसको। तो देखो मैं नीचे वाली स्क्रिप्ट हूँ तो रन हो गया, ठीक है, बट 3 सेकंड के बाद ये प्रिंट हो गया। तो ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा डिज़ाइन क्यों है जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती है। कुल मिलाकर ऐसा समझ लो कि यार ऊपर से कोड जब एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करता है कि ब्लॉक ना किया जाए मेन थ्रेड को, चीज़ों को कुछ ऐसे एग्जीक्यूट किया जाए कि यार अगर जैसे मान लो ये चीज़ देखने को मिलती है जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर है उसको, तो क्या कहेगा ठीक है सेट टाइम आउट तुम्हें 3 सेकंड के बाद चाहिए, मिल जाएगा, आगे की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करो। मतलब वो एक ऐसे काउंटर की तरह है जो हमेशा चलता रहता है, लाइन में लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे नहीं, जैसे मान लो कि मैं टिकट काट रहा हूँ, ठीक है, रेलवे काउंटर में बैठ के, एक इंसान मुझसे कहता है कि यार रुको मेरे भैया ना अभी 10 रुपये लेके आ रहे हैं, 100 का नोट लेकर आ रहे हैं अभी, और उसके बाद मैं आपको पैसे देता हूँ, और उन्होंने भाई पूरी लाइन रोक के रख दी। तो जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट कहता है ठीक है भाई आपका जब 100 का नोट आएगा आपको मैं, हम यहाँ साइड में खड़े हो जाओ, आपको मैं आवाज़ दे लूँगा, और जो अगला बंदा है उसका टिकट काटना वो शुरू कर देगा। मान लो अगला बंदा ये कहता है कि भाई मेरी जेब जो है उसकी चेन नहीं खुल रही है, तो वो बोलेगा आप भी इधर खड़े हो जाइए साइड में, तीसरा बंदा आएगा, ठीक है, तीसरा बंदा आएगा, तीसरे बंदे को बोला जाएगा कि भाई ये बताओ आप कौन सा टिकट चाहते हैं। अगर उसने भी कहा, अब मान लो इसी बीच ये वाला बंदा बोल गया कि भाई मेरी जेब की चेन खुल गई है, ये बंदा बोल रहा है कि भाई मेरी जो मेरे जो भाई हैं वो लेकर आ गए पैसे घर से, तो इनका टिकट कट जाएगा, फिर इनका कट जाएगा, ब्लॉकिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाती है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि ब्लॉकिंग ना हो, और ऐसा किया जाता है कॉलबैक्स की सहायता से। अब ये कॉलबैक्स क्या है, कॉलबैक्स वो फंक्शन है जो कि तब एग्जीक्यूट होते हैं जब आपका ये वाला जो टाइम है वो आ जाता है इसके एग्जीक्यूट होने का। फॉर एग्जांपल सेट टाइम आउट की अगर बात करें तो 3 सेकंड के बाद ये कॉल बैक को फायर करता है। टर्मिनोलॉजी को समझना, कॉल बैक को फायर करता है, ये टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करूँगा बार बार। कॉल बैक को ये फायर करता है 3 सेकंड के बाद, अगर मैं 4 लिख दूँ 4 सेकंड के बाद करेगा। और ये नहीं कि 3 सेकंड के बाद ये फायर करेगा तो ये ब्लॉक करके बैठ जाएगा कोड को, नीचे के कोड रन होते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगती है कुछ लोगों को, बट अगेन ये चीज़ आप लोग को आगे समझ में आ जाएगी। कॉल बैक के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोमिसेस का। प्रोमिसेस का मतलब भी ये होता है कि यार मैं एक चीज़ करने वाला हूँ और जैसे ही वो चीज़ पूरी हो जाएगी मैं एक फंक्शन को रन कर दूंगा, ठीक है। तो प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होती है या रिजेक्ट होती है, ठीक है, और हम लोग प्रॉमिसेस को काफ़ी इस्तेमाल करेंगे आगे। तो मैं जैसे जैसे हम लोग यूज़ करते जाएंगे लाइब्रेरी कोई ऐसी जो कि प्रॉमिसेस रिटर्न करती है जैसे एक्सियोस, हम देखेंगे वहाँ पर और समझेंगे प्रॉमिसेस को। आप चिंता बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा बिल्कुल नहीं खींचना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आती है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को बस साथ में लेकर चलना चाहता हूँ, उन लोगों को जिनकी जावास्क्रिप्ट कच्ची है। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यार जावास्क्रिप्ट जो है वो मेरी थोड़ी सी वीक है और मुझे बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो आप या तो मेरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स देख सकते हो या फिर आप लोग देख सकते हो मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स। बट अगेन बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता चलूँगा जो जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए। बिल्कुल भी रुकना मत यार, मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरी इस बात को सुनकर रिएक्ट को सीखना रोक दे। मैं चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़ते रहें और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पक्के होते जाएंगे। अब यार देखो जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो इसको एक्सेस आप लोग कर सकते हो अगर आप लोगों को
जावास्क्रिप्ट अच्छी तरह से मास्टर करनी है फ्यूचर में, तो ये एक रेफरेंस की तरह आप लोग रख लो और रिएक्ट के कोर्स में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए वो मैं आप लोगों को सिखाता ही जाऊँगा, ठीक है। आई होप कि आपको HTML CSS के बेसिक्स आते होंगे, वो भी नहीं आते हैं तो 1 वीडियो उनके भी बने हुए हैं। HTML इन 1 वीडियो मैंने बनाया है, CSS इन 1 वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो नोट्स दे रखे हैं मैंने, डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करो, एक बार पन्ने पलट लो। आई होप कि आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी उन नोट्स से। ज़रूर एक्सेस करना HTML इन 1 वीडियो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल हैरी, आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला वीडियो है जो कि जिसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं। फिर CSS का ट्यूटोरियल भी अगर आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, उसमें भी मैंने नोट्स दे रखे हैं आप लोगों को। तो ये दोनों आप लोग ज़रूर नोट्स तो कम से कम ज़रूर डाउनलोड कर लेना यार, ठीक है। अब एक चीज़ और जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है वो है चीट शीट। कौन सी चीट शीट? मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है चीट शीट की, आप लोग वहाँ पर जाकर मेरी चीट शीट्स एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाना, कोडिंग चीट शीट्स में जाना, और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों की चीट शीट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। करस्पॉन्डिंग चीट शीट के लिंक्स मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। अब ये चीट शीट कुछ इस तरह से, जैसे अगर हम C++ चीट शीट की बात करें तो यहाँ पर आप इस तरह से कॉपी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट की भी मैंने बड़ी मज़ेदार चीट शीट बनाई हुई है। सारे लिंक्स आप लोगों को इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर आप लोग जरूर एक्सेस कर लेना इस प्लेलिस्ट को भी, और सारी चीट शीट्स को भी बहुत काम आने वाली हैं चीट शीट्स आप लोगों के। और ये रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लेना। अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्ट के और कॉन्सेप्ट्स को देखना, और हमेशा हमेशा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है reactjs.org, उस पर हम स्टिक रहेंगे। reactjs.org से ही सब कुछ, यही सोर्स है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी, अपडेट्स वगैरह, वो सब यहीं पर आएंगे। इसको ज़रूर आप लोग जो है दिमाग में रखना अपने। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और कॉन्सेप्ट देखेंगे, और ये जो कोर्स है वो प्रोजेक्ट बेस्ड ही होने वाला है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे प्रोजेक्ट बेस्ड होगा या फिर ऐसे ही मैं कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा। देखो यार, जो कॉन्सेप्ट्स चाहिए वो तो मुझे बताने पड़ेंगे आप लोगों को, बट गोइंग फॉरवर्ड हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का जो रिफ्रेशर है वो अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट ज़रूर आएगी कि थोड़ा सा तेज़ था, बट यार इट वाज मेंट टू बी तेज़। मैंने यहाँ पर जानबूझ के इसको थोड़ा तेज़ रखा उन लोगों के लिए जो कि एक क्विक इंट्रोडक्शन चाहते हैं जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि अगर लंबा करूँगा मैं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक ये पर्टिकुलर वीडियो, रिफ्रेशर वीडियो। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। रिएक्ट की प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.